कहाँ तक हो गए थे? E1 of alcohol. नेक्स्ट है आपका पिनाकोल। पिनाकोलोन। रीअरेंजमेंट। और इसी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स। अब ये कैसे होता है देखिए। क्या बोला गया? डायोल्स। डायोल्स मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा OH ग्रुप रहता है, उसको डायोल्स बोलते हैं। अल्कोहल के लिए OL आता है, सफिक्स दो है, इसलिए डायोल्स बोलते हैं। तो इससे ओवरऑल देखो एक वाटर मोलिकुल्स निकल जाएगा। निकला है ना? यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकल गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स। कैसे होता है इसको समझे। सबसे पहले ये OH या ये OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के लिए क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शंस करेगा। एसिड बेस रिएक्शंस H+ के प्रेजेंस में। अब कौन सा OH ये H+ को गेन करेगा, ये डिपेंड करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर समझो कि अगर प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, या यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। किधर? और इधर 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 रेजोनेंस भूल जाता है पीएच का। पीएच का रेजोनेंस भी तो होता है, दो दो पीएच है। तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो दो दो पीएच का रेजोनेंस है। यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, तो किधर प्लस चार्ज ज्यादा प्रीफर करेगा? इधर रेजोनेंस वाला स्टेबिलिटी ज्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा। समझ रहे हो ना ये? हम्म। तो तो ये OH, क्योंकि ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इन दोनों में से ये OH H+ गेन करके अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। सबसे पहली बात यही।
तो क्या करेगा, ये H प्लस गेन किया, ये OH H प्लस गेन किया, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया वो। फिर देखो अब क्या होगा, ग्रुप का माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन। तो अभी यहाँ पर देखना है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा ना, माइग्रेट करेगा, यहाँ पर आएगा। क्यों यहाँ पर क्यों आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर चला जाएगा तो ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग मिलेगा। अब बताया हूं, कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग से मिलती है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग से मिलती है। तो क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर देखोगे, यहां से इन दोनों में से एक ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, ताकि प्लस चार्ज यहाँ पर आए, प्लस चार्ज यहाँ पर आए और इस ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग मिल सके, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों ग्रुप मिथाइल है। तो यहाँ पर पीएच सी पीएच और यहाँ पर एक मिथाइल शिफ्टिंग हो गया, इसी कारण, इसी कारण क्या हो गया, अच्छा ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गया, इसी कारण प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। क्यों आया प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना इस ऑक्सीजन पर, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो प्लस चार्ज आएगा। तो क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकाल देगा, फायर कर देगा। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट हो गया, और शायद मैं यही प्रोडक्ट बनाया हूं, यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा अच्छा, कुछ गलत हुआ क्या, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये PHCH3 और यहाँ पर ये, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसी को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस। और एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर
अभी क्या कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा OH H+ गेन करके प्रोटोनेट होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर प्लस चार्ज यहाँ पर भी आता है तो एक पीएच और CH3 है, यहाँ पर भी आता है तो एक पीएच और CH3 है, सेम है। यहाँ पर दिक्कत किस लिए हो रहा था? क्योंकि दोनों दोनों जगह ग्रुप अलग अलग था, यहाँ पर दोनों पीएच था, यहाँ पर दोनों CH3 था, इसलिए बोला गया कि OOH प्रोटोनेट होगा, OOH अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। जहां पर जब ये लिविंग ग्रुप बाहर मिलेगा उस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए बोला कि यहाँ पर प्लस आने से ये OH प्रोटोनेट होगा, और यहाँ पर प्लस आने से इन दोनों पीएच का रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इस कार्बोकेटायन को इन दोनों पीएच का रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए ये OH प्रोटोनेट हुआ। तो बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, समझ रहे ये बात? तो ये OH हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा OH प्रोटोनेट होगा? यही वाला OH, दोनों में से कोई तो एक कर देते हैं। अब देखिए, एक ही काम प्रोडक्ट लिखने के लिए एक ही बार करोगे, क्या करोगे? यहां पर समझो, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर आएगा, इन दोनों ग्रुप में जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, पहले या तो होता है आप कार्बोकेटाइन से बना ले, कार्बोकेटाइन बना लिए, चलो बाहर निकल गया पानी, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लिया, एक ही बार में काम करना। क्या ये बैक डोनेशन, इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप, फिनाइल या मिथाइल? फिनाइल अच्छा लिविंग ग्रुप, तो फिनाइल का माइग्रेशन कर दीजिए, एक ही बार करना है, और प्रोडक्ट लिख लीजिए क्या, ये पीएच इस कार्बन पर CH3, ये यहाँ पर फिनाइल माइग्रेट करके आया है, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, और फिर यहाँ पर क्या है, CH3 हो गया। सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा OH प्रोटोनेट होकर अच्छा लिविंग ग्रुप ग्रुप बनना चाहेगा? हम्म, कहां पर? यहाँ पर प्लस आएगा ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, या यहाँ पर प्लस आएगा ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? C2H5 वाला, इथाइल वाला क्यों, इथाइल वाला यहाँ पर क्यों प्लस आएगा? अच्छा प्लस आई पहले देखते हैं या हाइपर कंजुगेशन, ये बताओ। हाँ देखो देखो देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, देखो अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो एक पीएच यहाँ पर भी है, एक पीएच यहाँ पर भी है, ये तो सेम है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या, यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर मिथाइल, तो ये प्लस का यहाँ पर 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, कहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पर, इसलिए ये OH प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होगा, यही OH प्रोटोनेट होगा। तो इसलिए पीछे वाला चीज पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ते हो तो फिर दिक्कत है। अब हम ये लिविंग ग्रुप निकाल भी देते हैं, चलो कार्बोकेटाइन बना देते हैं। अब बताओ, एक ही काम करना है क्या, एक बार ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक डोनेट, इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, फिनाइल, तो फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन यहाँ पर हो गया, क्या प्रोडक्ट आया, पीएच, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फिनाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट किया। हम्म, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ जाएगा ना,
अच्छा एक और फिनाइल ग्रुप, अच्छा एक और फिनाइल ग्रुप यहाँ पर छूट रहा है। हाँ पहले से ही एक फिनाइल ग्रुप है। चलो एक और फिनाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, इसे माइग्रेट होकर। तो पी एच सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा पी एच क्या है यहाँ पर, तो C2H5 हो जाएगा ना। हाँ, हो गया, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो आप ये समझ रहे हो कि पिनाकोलिन रिएक्शंस में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिखिए E2 ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी को हम लोग डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब क्या होता है बताओ। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकलेगा। मीन्स यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन। चलो तो इसमें देखिए, अगर इसको हम अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH और इस तरह से भी लिखा जा सकता है RO- और RO- और ऐसे स्लैश देकर ROH लिखा जा सकता है, और NaNH2, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है NH2-, इसको सोडामाइन बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब कुछ लिखा रह सकता है, ये सब लिखा हुआ रहेगा तो आप सीधे समझोगे कि E2 कराना है। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका अल्कीनी बनेगा। अल्कीन विल बी योर प्रोडक्ट। तो एक लाइन में रिएक्शंस आप इस तरह ध्यान रखोगे। अब कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे। कोई डाउट है जितना कल पढ़ाया गया है। हम्म। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो प्रॉब्लम है तो पूछ लेना है, जितना पढ़ाए उतना में प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चंस करना है। अगर सही में कुछ करना चाहते हो तो, ऐसे नहीं तो फिर क्या, उसका इनिशिएटिव में समझाने। हाँ नोट्स पढ़ने के बाद NCERT पढ़ लेगा तो आपको 100% समझ में आएगा। 100% बोल रहा हूँ, तब करके दिया हुआ तो इसको इसलिए पहले कॉपी पढ़ना है। कॉपी पढ़ना, कॉपी में सिंपल भाषा में लिखा गया है,
और कॉपी पढ़ने से समझ में आएगा, और समझने के लिए तो हम भी तो यहाँ पर समझाते ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका देखो, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको चीजें याद करना पड़ेगा, और चीजें एक बार में याद नहीं होगा, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। कुछ दिन के बाद तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि एक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डेली पढ़ेंगे, ऐसा, अगर सही में डॉक्टर बनना चाहते हो तो। क्योंकि आपको अगर बनना चाहते हो तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मेहनत करने वाले 14-14, 15-15 घंटा मेहनत करते हैं। अगर सेम कंपटीशन में बैठेगा, वो भी बैठेगा, आप भी बैठोगे, तो किसका सिलेक्शन होगा? जो ज्यादा मेहनत करेगा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका कॉन्सेप्ट पर ज्यादा पकड़ रहेगा, उसका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा रहेगा, तो उसका सिलेक्शन होगा। पिछले पिछले बार का बच्चा क्यों अच्छा कर गया? क्योंकि पिछले बार का बच्चा में कंपटीशन था। एक एक बार क्या करता था, एक बार अगर कोई 5 नंबर ज्यादा ले लाया, टॉप कर गया, तो दूसरा बार कह रहा था हम अगला बार, अगला एग्जाम में तुमसे 5 नंबर ज्यादा लाएंगे। इस तरह का कंपटीशन था बच्चा के बीच में। अभी भी जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, डेडिकेट कर दोगे अपने आप को, तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो क्या है, एग्जाम एग्जाम देना बैठना, वो तो चलता रहता है। अल्कोहलिक केओएच का मतलब क्या होता है? अल्कोहलिक केओएच का मतलब क्या होता है? हम बेस को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर दिए हैं, यही ना अल्कोहलिक केओएच। इस केओएच को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर दिया गया है, उसी को अल्कोहलिक केओएच बोलते हैं। जैसे E1 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे या वीक बेस लेते थे? हम्म। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। जैसे SN1 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे या वीक न्यूक्लियोफाइल? वीक निकलिएगा, तो यहाँ से ऐसे कंपेयर कर सकते हो, E1 में वीक वाला और E2 में स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है आपको। अल्काइल हैलाइड है, तो जैसे SN2 एक स्टेप का होता था, इसी तरह ये भी क्या एक ही स्टेप का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक ही बार सब चीज एक ही बार होगा, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, यही आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, ये क्या करेगा, ये जो ऐसे लिख देता हूं, बेस लोगे, बेस मीन्स B-, ये B- क्या करेगा, ये H+ को धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, ये बॉन्ड भी धीरे धीरे शिफ्ट इधर होगा, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप भी निकलेगा। एक ही बार होगा, क्या बोला फिर से सुनो, ये बेस H+ को निकाल रहा है, तो ये बॉन्ड भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और फिर अगर अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये लिविंग ग्रुप भी धीरे धीरे निकलेगा। पहला वाला E1 में क्या हो रहा था, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलता था, कार्बोकेटाइन बनता था, सेकेंड स्टेप में बेस आकर H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता था, डबल बॉन्ड बनता था, अगर याद है तो।
इसमें दोनों काम एक ही साथ होगा, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस एंड लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एक ही साथ होता है। समझ रहे हो ये चीज? तो क्या होगा अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? देखो RCH, ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड टूटते हैं, पार्शियल बॉन्ड बनते हैं। जैसे देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, और बेस के बीच क्या बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे। ये बेस को लिख दिया B माइनस, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज। ये देखो ये भी बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, ये CH2 है, और ये कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। यही आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं एंटी प्लेनरशिप मेंटेन होना चाहिए। क्या? एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर एक टर्म आता है। एंटी पेरीप्लेनर क्या होता है मैं बताता हूं। और फिर फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, बेस अगर हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मीन्स फाइनली क्या मिलने वाला है आपको, अल्कीन मिलने वाला है, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसमें की पॉइंट लिख लीजिए, की पॉइंट लिखिए। ये क्या है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शंस, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शंस। की पॉइंट्स, it is a single step reactions, it is a single step reactions। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, reactions passes through a transition state, reactions passes through a transition state in which anti-periplanar ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लिविंग ग्रुप ब्रैकेट में, एंटी पेरीप्लेनर के ब्रैकेट में लिखिए, reactions passes through a transition state in which anti-periplanar ब्रैकेट में लिखिए लिविंग ग्रुप एंड बेस must come from opposite side, living group and base must come from opposite side, and ब्रैकेट में ही चल रहा है अभी, and base बीटा हाइड्रोजन्स, ऐसे बीटा हाइड्रोजन्स, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप must be present in same plane, bracket close, anti-periplanar is maintained, क्या बोला गया आप समझो, लिख लिया तो। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है, क्या होता है, सबसे पहले ये जो बेस ले रहे हो और ये जो लिविंग ग्रुप ले रहे हो, ये दोनों अपोजिट साइड से आना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात ये बोला गया, ये बेस बीटा हाइड्रोजन्स, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप, ये सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, और साथ ही साथ
बेस और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पेरिप्लेनर। समझ गए ये चीज? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि रिएक्शंस एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है जो कि एंटी पेरिप्लेनर होता है, और एंटी पेरिप्लेनर का मतलब समझा दिया गया। नेक्स्ट 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 पॉइंट, इसमें ये ध्यान रखना है रेट ऑफ E2, ये ध्यान रखना है रेट ऑफ E2 यहां पर भी 321 ही होता है, E1 में भी 321 और E2 में भी 321, बट SN1 में 321 और SN2 में 123। तो यहां पर भी ध्यान रखना है जो E1 का ऑर्डर रहता है E2 में भी सेम ऑर्डर 321 का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, Sadzeff rule is followed to decide measure product. Sadzeff rule is followed to decide measure product. To decide measure product. इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटन्स बन कहाँ रहा है। तो इसमें लिख लीजिएगा नो रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ E2। E1 में रीअरेंजमेंट होता था, E1 में होता था, कार्बोकेटाइंस इंटरमीडिएट बनता था, इसलिए रीअरेंजमेंट होता था। नो रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ E2। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस इसमें यूज करते थे, ये भी लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक जो लिखा गया था NH2 माइनस, RO माइनस, अल्कोहलिक KOH, ये सब हम लोग यूज करते हैं। और E2 रिएक्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, E1 रिएक्शंस के लिए वीक बेस मेनली ROH यूज करते हैं, बट इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए किस तरह का क्वेश्चंस रहते हैं, इसको समझिए। अब देखियो स्टीरियो केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टीरियो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया इसमें। ये रिएजेंट देखते ही हमको पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, RO माइनस है। अगर ROH रहता तो E1 कराते, बट ये रिएजेंट देखकर हमको समझ में आ रहा है कि E2 करवाना है। क्या देखो देखो यहां पर समझो, यहीं पर लिविंग ग्रुप Br है। लिविंग ग्रुप कैसे है बताओ? लिविंग ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है ना, आउट ऑफ प्लेन, और हाइड्रोजन अंदर है बोर्ड के अंदर। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन ये भी, बीटा कार्बन ये भी। समझ रहे हो? बीटा कार्बन, क्या इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? क्या ये दोनों अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड एंटी पेरिप्लेनर है,
एक Br बाहर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर है, तो एंटी पेरिप्लेनर है, इसलिए क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये Br और H बाहर चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए लिख लिए। लिख लिए ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग फिर से क्वेश्चन लिखें। अब इसमें क्या होगा बताओ, इसमें हम बोलेंगे नो प्रोडक्ट, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनरशिप नहीं है ना, ये Br बाहर है तो क्या हाइड्रोजन अंदर है, नहीं है, तो हम बोलेंगे नो प्रोडक्ट, एंटी पेरिप्लेनरशिप मेंटेन होना जरूरी है, इसलिए इस केस में क्या होगा, E2 नहीं होगा, रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनरशिप मेंटेन नहीं है। जैसे कुछ और क्वेश्चंस करा दो जल्दी सा। E2 रिएक्शंस के लिए जनरली हीट करना पड़ता है हमको, हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, E2 नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए मीन्स या तो E1 हो या तो E2 हो। तो अभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बेस आकर देखो कैसे सोचना है, बेस आकर हाइड्रोजन लेकर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, मीन्स हो गया। इसमें रीअरेंजमेंट कराने का लफड़ा ही नहीं है, यही सेम रीअरेंज। क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ बताओ, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो बेस कहां से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, यहां से या यहां से, कहां से ले जाएगा, कौन बीटा से लेकर जाएगा, इधर से, क्यों इधर से, सेट-जेप रूल लिखा गया, सेट-जेप रूल फॉलोड होता है। तो बेस आकर यहां से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, मींस फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, क्या ये GI शो करेगा, विल दैट कंपाउंड विल शो GI, सिस ट्रांस होगा, तो उसमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक सिस एक ट्रांस, ये जो है ना, ये सिस और ट्रांस में भी तो हो सकता है, तो इसमें मैं भी आगे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो GI भी शो करेगा, तो एक सिस प्रोडक्ट और एक ट्रांस प्रोडक्ट। जैसे ये देखो, ये तो क्वेश्चंस कराए थे, चलो हाँ, सिंपल सा, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। बेस कहाँ से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, दोनों सेम है, तो यहाँ से ले जाए या यहाँ से ले जाए कोई फर्क नहीं है, तो एक साइड से मैं लेकर दिखा देता हूँ, हो गया, क्या वो भी GI शो करेगा,
करेगा जीआई? क्यों नहीं होगा? जीआई के लिए कंडीशंस क्या था? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग, यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग, तो जीआई होगा। तो चलो E2 भी हो गया, E2 भी हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद हेडिंग दीजिए केसेस। ये भी पूछते हैं कि ऐसा केसेस देखेंगे जिसमें जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। हेडिंग केसेस इन विच हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। ऐसा केसेस देखेंगे जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। पहला, अगर हम बल्की बेस यूज करेंगे, बल्की बेस, जैसे कुछ बल्की बेस का नाम बता रहा हूं, देखो ये बल्की बेस है, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये एक बल्की बेस है। और भी कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे देखो डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। क्या? डाई आइसोप्रोपाइल ये क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल अमीन, डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, ये भी बल्की बेस है। और भी एग्जांपल देखिए कुछ, दिस वन इज ट्राई इथाइल अमीन, ये भी बल्की बेस है, ट्राई इथाइल अमीन। तो ये सब कुछ बल्की बेस का नाम बताएं। तो बल्की बेस के केस में हॉफमैन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझिए, देखो ये क्वेश्चंस लिए हैं, अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, समझ रहे हो? चलो अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें दो केसेस बना रहे हैं। एक केस में हम स्मॉल बेस यूज कर रहे हैं, और एक केस में हम बल्की बेस यूज कर रहे हैं। एक केस में स्मॉल बेस, एक केस में बल्की बेस। तो देखो इसमें तो प्रोडक्ट आप बताओ, अगर स्मॉल बेस यूज करते हैं तो सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप में लिखा ही गया है कि व्हेन स्मॉल बेस इज यूज्ड मोर क्राउडेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मींस मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां पर समझे तो बताओ, तो ये सेटजेप के अकॉर्डिंग बताओ, सेटजेप के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? कहां से लेकर जाएगा? यहां से, ये हाइड्रोजन बेस आएगा, ये जो इथॉक्साइड है ये हाइड्रोजन लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, मीन्स यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। आएगा? चलो ये बना देते हैं।
क्या है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेटजे प्रोडक्ट। यही आपका मेजर प्रोडक्ट है इस केस में। अगर हम यहाँ पर बल्कि बेस यूज कर रहे हैं, तो बल्कि बेस यूज कर रहे हैं तो ये भारी भड़कम बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या ये अंदर तक जाकर हाइड्रोजन ले पाएगा? नहीं ले पाता है। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये क्या करता है, एक बल्कि बेस है, ये बल्कि बेस क्या करता है, अंदर से हाइड्रोजन लेने की बजाय इस बीटा हाइड्रोजन को ही लेकर चला जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर आप टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लोगे तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट ही आपका मेजर होता है। समझा ये चीज? तो हॉफमैन प्रोडक्ट तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा हॉफमैन के अकॉर्डिंग, तो ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग आया, यही आपका मेजर है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अगर बल्कि बेस से आता है तो हॉफमैन को ही मेजर बोलते हैं। दिस वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट, यही आपका मेजर है। जैसे क्वेश्चंस कराते हैं, बताइए आप मुझे थोड़ा। तो इस केस में बताओ ये बेस कैसा है? बल्कि ग्रुप से लिखाया देख कहीं, ये नीचे वाला है टर्सरी ट्राई इथाइल, बताया था ना, ट्राई इथाइल अमीन, और ये तो इथाइल अमीन है, ये स्मॉल बेस है। स्मॉल बेस है मीन्स सेटजेब को मेजर प्रोडक्ट बनाइए। मीन्स बीटा कार्बन कहाँ कहाँ है दिखा देता हूँ, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और आपको पता होना चाहिए ये और ये बीटा सेम है। तो सेटजेब बनाने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर, तभी मोर क्राउडेड अल्कीन बनेगा ना। और हॉफमैन बनाने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस केस में कौन सा प्रोडक्ट, स्मॉल बेस के केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर, सेटजेब प्रोडक्ट। तो सेटजेब प्रोडक्ट बनाइए, तो सेटजेब के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देते हैं। ये सेटजेब प्रोडक्ट यही मेजर है। और इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर आपका बल्कि बेस है तो हॉफमैन ही मेजर है। दूसरा केस, एक तो पहला है कि जब हम बल्कि बेस यूज करेंगे तब हॉफमैन मेजर्स। दूसरा केसेस है कि जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा उस केस में भी हॉफमैन को मेजर देखा गया है। तो सेकंड केस लिखे, व्हेन लिविंग ग्रुप इज पुअर, लिविंग ग्रुप इज पुअर, जैसे ये बताइए आयोडाइड और फ्लोराइड में विच वन इज पुअर लिविंग ग्रुप? ये दोनों में कौन पुअर लिविंग ग्रुप है? फ्लोराइड।
हाँ, फ्लोराइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह चेंज हो जाता है। चलो, तो अभी यहां पर बताना है, देखो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पुअर लिविंग ग्रुप जब होगा तो इस केस में भी देखा गया एक्सपेरिमेंटली, पुअर लिविंग ग्रुप के केस में कहां से हाइड्रोजन लेकर जाएगा हॉफमैन मेजर करने के लिए, इधर से या इधर से, इधर से, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, मीन्स लेस स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन मेजर है इसमें। तो दूसरा केस भी ध्यान रखना, अगर बल्कि बेस हो, यूज हो, या पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो उस केस में हॉफमैन को मेजर करना है। तीसरा केस, तीसरा केस है टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन में। तीसरा केस, इन केस ऑफ टेट्रा अल्काइल, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, इस केस में भी देखा गया, हॉफमैन को मेजर देखा गया, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। जैसे देखो इसमें क्या होता है, टेट्रा अल्काइल, जैसे आपको पता हो, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो टेट्रा अल्काइल, तो यहाँ पे चारों हाइड्रोजन हटाएंगे और अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे, दैट विल बी टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन। तो चलो देखो बना रहे हैं, यही है आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयंस। यही है टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन। इसको ओनली हीट करने पर, ओनली हीट करने पर, ये आपको तो पता है कि हॉफमैन को मेजर करना है, तो कैसे होता है देखो समझो, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है, आपको ये तो पता है डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन बनता है, अल्कीन बनता है, तो यहाँ तो अल्कीन बनने का चांस ही नहीं है दोनों अल्काइल ग्रुप में, अल्कीन या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा। देखो अब यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, दोनों को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। अब बताओ कि, अब ये बताइए आप कि कौन सा अल्कीन, हॉफमैन के अकॉर्डिंग कौन सा अल्कीन ये बनेगा या ये बनेगा। अगर अगर हीट करने पर क्या करते हैं, हीट करने पर क्या होता है, ये ग्रुप बाहर निकलता है, ये डबल बॉन्ड आता है और ये ग्रुप टूट जाता है। हीट करने पर देखो क्या होता है, ये ग्रुप, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा। या तो हीट करे तो ये ग्रुप बाहर निकले, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो और ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा। तो कौन सा केस में लेस क्राउडेड अल्कीन बनेगा, इधर वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला इधर वाला, क्योंकि हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेस क्राउडेड अल्कीन, लेस स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अभी क्या होगा इस केस में, यही होता है, इस केस में यही होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है और ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्या बनेगा, CH2 प्लस, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन पर एक ग्रुप तो मिथाइल जुड़ा हुआ है, दूसरा ग्रुप भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, और तीसरा ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है, और यही आपका क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है।
हॉफमैन प्रोडक्ट है। जैसे एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। हाँ बताओ, अगर इसको ओनली हीट करेंगे तो। हाँ हीट करेंगे, ये इसके लिए ये जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन है ओनली हीट करने पर अल्कीन ये बन जाता है। तो बताओ, अभी देखना है, देखो यहां से तो अल्कीन बनने वाला नहीं है, यहां से अल्कीन बन सकता है, यहां से अल्कीन बन सकता है, इधर भी अल्कीन बन सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। तो लेस क्राउडेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो किधर से लेस क्राउडेड अल्कीन? इधर वाला, ऊपर वाला। हाँ, ये ऊपर वाला क्या, हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इस केस में क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? इथीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यही आपका हॉफमैन प्रोडक्ट प्लस चलो ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद हेडिंग लिख लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी अगले क्लास जो और 1 घंटा का क्लास होगा ना उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहां तक बता दिया था पिछले क्लास? कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए थे। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। पहला है सॉल्ट कंटेनिंग सिंपल केटायंस एंड सिंपल एनायंस। जैसे एक सॉल्ट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेते हैं K4FeCN6, तो इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पहले तो इस सॉल्ट को हम 3:1 सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका केटायन 3 होगा और एनायन 1 होगा। ये समझे? या इसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं कि टोटल कितने आयंस हो जाएंगे? 4 आयंस, क्वाटरनरी आयंस भी बोलेंगे। इसको पानी में डालने पर ये तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि अगर ये तोड़ने नहीं आएगा तो आपको, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशंस में भी हम वेंट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, वहां पर भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये देखो, इसको क्या होगा? केटायंस एनायंस, ये केटायंस पार्ट और ये क्या? एनायंस पार्ट। केटायंस एनायन पर हमेशा इक्वल चार्ज होता है, अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसके ऊपर भी -3 चार्ज होना चाहिए। समझ रहे हो ये चीज? चलो, तो अभी ये टूट गया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर यही देख रहे हो, इसका एनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है। अभी हम ऐसे केटायंस को, पहला बात में बताया गया है जिसका केटायन पार्ट सिंपल हो
और एनायन पार्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। समझ रहे हो ये चीज? तो यहाँ पर देखो 4-5 एग्जाम्पल दिया गया है पहला में, जैसे K3 Fe6, K4 Fe6, तो वो पूरा कर लोगे, हो जाएगा। केटायन पार्ट जिसका सिंपल है और एनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स दे देंगे कि बताओ ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स में केटायन पार्ट सिंपल है और एनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स अगर दे दे तो क्या सिंपल है क्या कॉम्प्लेक्स है बता दोगे। देखो सॉल्ट मेनली 3 तरह का होते हैं, या तो केटायन पार्ट सिंपल हो, एनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, या केटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और एनायन पार्ट सिंपल हो, या केटायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो। समझ रहे हो ये चीज? तो पहला पार्ट तो बता दिया। सेकंड पार्ट देखो सेकंड, सॉल्ट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स केटायंस एंड सिंपल एनायंस। अब थोड़ा ये लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये अगर याद हो कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ये कितना लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि साइनाइड जो है ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड? कि इट विल, दिस लिगेंड विल फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। समझा ये चीज? तो एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 साइनाइड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। इसी तरह लास्ट में देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखा गया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलो देखो सेकंड वाला एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कॉपर अमोनियम सल्फेट। देखो इसको हम बोलेंगे 1:1 टाइप सॉल्ट, या बाइनरी सॉल्ट बोल सकते हैं। मतलब केटायन पार्ट 1 होगा और एनायन पार्ट भी 1 होगा। अगर हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा, ये कॉपर अमोनियम, ये केटायन, देखो सल्फेट आयंस है। सल्फेट आयन के ऊपर आपको पता होना चाहिए -2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना चाहिए। हम जानते हैं साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज, तो 6 साइनाइड इसलिए -6 चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज, ओवरऑल -3 चार्ज है ना, यहाँ पर देखो है। तो अभी हम इसके ऊपर कितना चार्ज रखें कि ओवरऑल -3 हो जाए, +3 रखेंगे तो +3 -6 -3 होगा। तो इस सेंट्रल मेटल आयन का +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए x मानकर नहीं करना है। जैसे अगर हम इसमें पूछें कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल्स, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे और भी EN इज ए न्यूट्रल लिगेंड। EN क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। ये सब नाम लिगेंड इस चैप्टर का जान लिगेंड है। लिगेंड पर कमांड, चैप्टर पर कमांड। हाँ तो लिगेंड उसको इसीलिए तो इतना लिखाया गया है, लिगेंड पर कमांड करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर्स में अगर कमांड करना है, क्योंकि लिगेंड का अगर नॉलेज, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा, EN निकालना आएगा, फिर उसके बाद आगे बात करूं नोमेनक्लेचर्स आएगा। नोमेनक्लेचर की बात करूं, जितने भी बॉन्डिंग्स है लिगेंड के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड ये सब पता करना है। तो लिगेंड इस चैप्टर का जान है। लिगेंड पर कमांड कमजोर हुआ, चैप्टर कमजोर हुआ। जैसे अगर हम बेस घर बनाएंगे, बेस अच्छा नहीं बनाएंगे, उसको वहां पर अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग ढह जाएगा। तो इस चैप्टर्स में लिगेंड पर कमांड करो। पहले लिगेंड जितना गया उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, जितना भी लिगेंड लिखाया गया एनफ है उतना लिगेंड, और लिगेंड तो और भी बहुत ज्यादा है, बट उतना याद करना कंपलसरी है। हाँ तो 100 हो ही जाएगा ना, तो उतना बार बार लिखेंगे कम से कम, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथा बार में अपने आप वो देखोगे, नाम बता दोगे आप कैसे अपने फ्रेंड का या अपने जो भी भाई बहन है उसका नाम भूलते हो नहीं, उसको बार बार देखते हो, बार बार उसका नाम पुकारते हो, तो नाम याद रह जाता है। तो इसी तरह इसका भी है,
बार बार आप उसका नाम लोगे, उसका नाम जपोगे तो याद रहेगा, फिर एग्जाम के बाद भूल जाना। चलो, तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर कितना चार्ज, 0 चार्ज। ओवरऑल देखो, इसके इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +2 आना चाहिए, तो इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा, +2, तभी तो ओवरऑल कितना अंदर से +2 जनरेट होगा। तो ये ऑक्सीडेशन, अगर हम इसमें पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर क्या देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स केटायंस है और एनायन पार्ट क्या है, सिंपल है। चलो, उसके बाद तीसरा क्या होता है, सॉल्ट कंटेनिंग सिंपल केटायंस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स केटायंस एंड कॉम्प्लेक्स एनायंस। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये वाला जैसे एग्जांपल है PT NH3 PTCl4। अब यही पता नहीं चलता पाता है ना कि इस केटायन के ऊपर कितना चार्ज दे और एनायंस के ऊपर कितना चार्ज दे। देखो, +1 -1 भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, +3 -3 भी हो सकता है। तो ये कैसे पता करें, अगर ये पता नहीं होगा तो आगे जाकर अगर इस कॉम्प्लेक्स का हम नोमेनक्लेचर लिखना चाहें, नोमेनक्लेचर्स में भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, तो इसको पता करने के लिए अगर आपको याद हो तो बताया गया है, ये प्लेटिनम ही था ना दोनों, प्लेटिनम, हाँ, तो प्लेटिनम ये बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कहीं बताया गया है ये कि प्लेटिनम हो या प्लाडियम हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +4 ऐसे ही बताया गया है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर, इन जनरल सब जगह एप्लीकेबल्स नहीं होता है, बहुत जगह एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलो, ये हिंट दे रहा है, ये क्या दे रहा है कि अगर हम इसके ऊपर +2 चार्ज ले ले तो ओवरऑल इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अगर इसके ऊपर +2 तो इसके ऊपर -2, 4 साइनाइड में 4 क्लोराइड में -4, एक क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज, तो इसके ऊपर कितना चार्ज दूं, +2, सब चीज सेट बैठ गया। तो क्या पता लगा कि प्लेटिनम यहां पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस केटायंस के ऊपर +2 चार्ज, इस एनायंस के ऊपर -2 चार्ज। समझा ये चीज, तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये भी जैसे सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो सेकंड वाला हिंट क्या देगा, हम सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज ले लेंगे और उसके ऊपर अगर सिल्वर यही है ना AgCN2 ऐसा है केटायंस पार्ट, तो अगर इसके ऊपर +1 चार्ज लेंगे, एक साइनाइड -1, 2 साइनाइड -2, ओवरऑल कितना हुआ बताओ, -1 या +1, अच्छा -1 हो जाएगा। अच्छा NH3 है, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, NH3 है। हाँ, तो अभी क्या होगा, ओवरऑल इसके ऊपर +1 हो जाएगा केटायंस पार्ट। इसी प्रकार एनायंस, अगर केटायंस के ऊपर +1 चार्ज तो एनायन के ऊपर भी -1 चार्ज रख देंगे, और उससे जो एनायन में मेटल प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का भी काम हो रहा है धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट है सॉल्ट कंटेनिंग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये निकेल कार्बोनिल, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। ये सब धीरे धीरे नाम याद होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, एक्वा, एक्वा होता है, पानी को एक्वा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अमायन बोलते हैं, अमायन, ये ध्यान रखना, डबल एम आता है इसमें, अमायन बोला जाता है। तो ये सब धीरे धीरे नाम याद होना चाहिए आपको। जैसे अगर हम NO+ है तो किसको क्या बोलेंगे, बोले थे पढ़ के आने के लिए ना, नाइट्रोसिलियम आयन, नाइट्रोसिलियम आयन। चलो, तो ये हो गया एक तो न्यूट्रल लिगेंड,
न्यूट्रल लिगेंड मतलब क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तो ये निकेल कार्बोनिल, FeCO होल 5 ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब क्या, अगर एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह का लिगेंड हो तो उसको होमोलेप्टिक, अगर एक से ज्यादा तरह का लिगेंड हो तो उसको हेट्रोलेप्टिक, वो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम्स होगा। कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम्स, जैसे नाम लिखा गया है NH3 होल 5 Cr OH CO NH3 होल 5 और फिर Cl5, ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो मेटल्स है, एक क्रोमियम मेटल्स है और दूसरा कौन सा है, कोबाल्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम्स होगा, और पॉली के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा। चलो फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली इट इज एसिड बेस रिएक्शंस। क्या बोला गया, एसिड बेस रिएक्शंस, इसको समझें। जैसे मान लो इस मेटल्स के ऊपर X+ चार्ज और ये है आपका लिगेंड, तो ये क्या है, ये एसिड है। कैसा एसिड, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर एंड दिस इज ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस इज व्हाट, लोन पेयर डोनर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज सिंपली ये एसिड बेस रिएक्शंस। क्या करेगा, ये एसिड, ये बेस अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ल्यूइस एसिड को देगा, ये समझ रहे हो, और फिर क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विथ सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस, यही चीज बोला गया है। ये कॉम्प्लेक्स कुछ बना लिया, जैसे ये N लिगेंड है, N लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स क्या बना लिया, MLN, जो भी +-N। फिर इसमें बोला है कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K इक्विलिब्रियम बोलते हैं। K इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शंस है तो इसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ये K इक्विलिब्रियम इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या इसको हम लोग KF भी बोलते हैं। KF इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का K इक्विलिब्रियम या K फॉर्मेशन बहुत हाई होता है। हाँ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वेरी हाई, वैल्यू 10⁻⁵, 7, 8, 9 ऐसे इस ऑर्डर में होता है। तो ये वैल्यू हाई क्या बताता है, ये वैल्यू हाई यही बताता है, अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के टर्म्स में देखूं, ये रिएक्शन ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में गया होगा, इसलिए K इक्विलिब्रियम या KF का वैल्यू हाई होता है। समझे ये चीज। फिर उसके बाद ये चीज एक और होता है, KD = 1/KF। हाँ, क्या, उसी आगे अगला पेज में, अगला रुक जा तो आने पहले समझने तो दो। तो पहले ये समझ रहा है, KD = 1/KF। KD इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। KD को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं ना, या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। KD को डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर हाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है। अगर K स्टेबिलिटी का वैल्यू, ये वैल्यू जितना हाई होगा ये कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल्स होगा। KD का वैल्यू जितना कम होगा, KD का वैल्यू जितना कम होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल्स होगा। तो वहां पर जो बोल रही है ना, K इनस्टेबिलिटी का वैल्यू अगर हाई है, देखो पहला पॉइंट तो सही है, K स्टेबिलिटी हाई, कॉम्प्लेक्स स्टेबल्स। सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा हाई, लो के जगह हाई अगर हो जाता है, वहां पर गलती हुआ है थोड़ा। अगर K इनस्टेबिलिटी का वैल्यू अगर हाई होगा, कि देखो K इनस्टेबिलिटी का वैल्यू अगर हाई होगा तो KF का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर ये लो होगा तो कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल्स। तो वहां पर चेंज करना है कि लो के जगह हाई होना चाहिए, गलती हुआ है थोड़ा, समझ गए चीज। फिर उसके बाद है
नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच आर हाईली स्टेबल। मतलब उसका केएफ का वैल्यू जो होगा ना, केएफ या के इक्विलिब्रियम, एक ही बात है सब। केडी बोल लो या के इनस्टेबिलिटी बोल लो, एक ही बात है, दैट इज 1 अपॉन जो भी केएफ या के इक्विलिब्रियम। तो ऐसा बोला गया कि दो तरह कॉम्प्लेक्स होता है, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा मींस केएफ का वैल्यू उसके लिए हाई होगा। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, उसका केएफ का वैल्यू हाई होगा। केएफ का वैल्यू हाई होने का मतलब होता है ये अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब होता है जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसको समझो K3 Fe है ना, FeCN, हाँ K3Cu कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, कॉपर CnH4, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायंस पार्ट, और ये है इसका एनायंस पार्ट, ये इसका एनायंस पार्ट। तो इसका मतलब समझे, ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा स्टेबल्स है। अगर इस रिएक्शंस का KF का वैल्यू अगर हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल्स होगा। कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या किया है ना, उसके अंदर हम H2S गैस पास किए हैं। क्या किए हैं, H2S गैस पास किए। तो यहां पर देखेंगे ना, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं मिला। ये बताता है, ये क्या बताता है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल्स है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं ज्यादा स्टेबल्स होता तो ये कॉपर H2S के साथ रिएक्ट कर कर CuS प्रेसिपिटेट बनाता। हाँ, जो भी Cu2S कॉपर सल्फाइड एक प्रेसिपिटेट बनाता। बट ये कॉम्प्लेक्स आर हाईली स्टेबल, इसका केएफ का वैल्यू बहुत हाई होता है, इसलिए इस H2S के साथ रिएक्शंस नहीं कर रहा है, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो ये बात, यही चीज बोला गया है। फिर दूसरा होता है दैट वन इज इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स विच आर रिलेटिवली अनस्टेबल, मींस उसका केएफ का वैल्यू क्या होगा, मॉडरेट होगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हाई होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कैडमियम का, ये जो कैडमियम साइनाइड है ना, कैडमियम साइनाइड है CdCN, हाँ मींस CdCN4 और इसके ऊपर जो भी -2 चार्ज। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ देखो वहां पर पास कराया है, उसके अंदर अगर H2S पास करेंगे तो ये कैडमियम सल्फाइड मिल गया, मींस प्रेसिपिटेट मिल गया। तो ये क्या बता रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली कम स्टेबल्स है, ये इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा स्टेबल्स है, ये कॉपर को छोड़ना नहीं चाहता है। बट ये कैडमियम को, ये रिलेटिवली कम स्टेबल्स है, ये कॉपर को छोड़ देगा तो तुरंत प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल्स होते हैं उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जो कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली कम स्टेबल्स होते हैं उसको इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलो ये चीज समझ में आ गया। फिर हाँ तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया गया है KIP आयनिक प्रोडक्ट, और एक होता है KSP ना, हाँ SP मींस, SP क्या होता है, सॉल्यूटिव प्रोडक्ट। अगर KSP का वैल्यू KI मींस KIP का वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू, या K सिंपली K का वैल्यू अगर KSP से कम है तो क्या होता है, इस केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बताए थे। और अगर आपका KIP का वैल्यू KSP से ज्यादा होता है देन देयर विल बी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। समझ रहे हो। तो ये जो बताया गया है पहला केस में, अगर लिंक करूं, पहला केस में ये जो कॉपर साइनाइड है, इस केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मींस KSP का वैल्यू इज लेस देन, हाँ KSP सॉरी,
यही हो जाएगा ना, के आई पी का वैल्यू इज लेस देन के एस पी, तभी तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट सेकेंड केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब होता है के एस पी का वैल्यू, हाँ, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिडिटी प्रोडक्ट। समझ में आ गया? चलो, तो ये थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम से लिंक किया गया वहां पर समझाने के लिए। क्या? हाँ, तो कॉम्प्लेक्स शो करेगा ना, क्योंकि वो रिलेटिवली कम स्टेबल है, इसलिए कैडमियम को छोड़ दिया। और पहला वाला में कोई भी प्रेसिपिटेट शो नहीं किया, क्योंकि कॉपर को छोड़ना नहीं चाहता, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर। समझ गया ये चीज? चलो, और फिर बोला गया परफेक्टनेस एंड इनपरफेक्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ रिएजेंट। वहां एग्जांपल से बताया गया, जैसे कॉपर अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर हम केबीआर के साथ पास कराएं, नो प्रेसिपिटेट। उसके अगर केआई के साथ पास कराएं, नो प्रेसिपिटेट। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, केबीआर का रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, एक्सेस में कर दिए, तो तुरंत हमको एजीबीआर का प्रेसिपिटेट मिला। तो ये बोला गया ना, परफेक्टनेस, कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना परफेक्ट है कितना इनपरफेक्ट है, इट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ रिएजेंट। अगर आप रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, उसका नेचर चेंज हो जा रहा है। पहले पहले प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा था, अभी तुरंत प्रेसिपिटेट बनाना शुरू हो गया। समझ गए चीज? इसी तरह के आई अगर एक्सेस में पास कर दिए, तुरंत हमको एजीआई का प्रेसिपिटेट मिल गया। फिर ये बोल रहा है इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स विल डिसोसिएट 100% विल बी ए डबल सॉल्ट। जो कैडमियम का सॉल्ट लिखे थे अभी, कैडमियम जो प्रेसिपिटेट बना रहा था, अगर वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा तो उसको हम डबल सॉल्ट बोल देंगे। डबल सॉल्ट जो होते हैं 100% डिसोसिएट करते हैं। चलो, तो ये भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, इसको मैं अच्छी तरह से समझा दिया होगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लिगेंड्स पर। तो लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड मतलब क्या? लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। लिगेंड तीन तरह का, इसके बेसिस पर हम तीन तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे, एनायनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो पहले एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड का नाम याद रखना। तो ये भी बोला गया एनायनिक लिगेंड का नाम के लास्ट में ओ लगा दिया जाता है। मतलब ये ओ लगा दिया जाता है, ये तैयारी हो रहा है, किसका तैयारी हो रहा है? नोमेनक्लेचर का तैयारी अभी से हो रहा है, कि वहां पर ये सब काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से करें हम। समझ गया? जैसे H- है, तो इसका नाम क्या होगा? ऐसे होता है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो बोलेंगे, ओ लगाएंगे लास्ट में, हाइड्राइडो। जैसे OH- है, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइडो। इसी तरह O2-, O2-, को क्या बोलते हैं? एक है ये देखो, इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, पर ऑक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब नाम याद रखना जरूरी है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो। इसी तरह जैसे इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। इसी तरह एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन, एसीटेटो। इसी तरह है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फेटो। इसको बोलते हैं क्या? सल्फाइट आयन, सल्फाइट, सल्फाइटो, ITO, सल्फाइटो। इसको बोलते हैं, ये देखो, ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन। अगर एक ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर बढ़ा दिए, यहाँ क्या किया? एक ऑक्सीजन को कम किया, सल्फर बढ़ा दिया, मीन्स H2O3। तो जब भी सल्फर ज्यादा होता है ना, तो थायो टर्म आता है। क्या था? थायो टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे? थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे? थायोसल्फेट। बट इसका नाम क्या लास्ट में ओ लगाएंगे? क्या लगाएंगे? थायोसल्फेटो। फिर इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड, IDE, नाइट्राइडो। एक होता है, इसको बोलते हैं एजाइड आयन, तो एजाइडो। तो ये सब देखो, इसमें आपका एफर्ट बढ़ जाता है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो नाम देखकर पढ़ दे रहा हूं, बट आपको याद करना पड़ेगा वहां पर। फिर देखो यहाँ पर एक होता है CN- और एक होता है NC-।
इसको बोलते हैं साइनाइडो। इसको क्या बोलेंगे? साइनाइडो। और इसको आइसोसाइनाइडो। दिस इज ओल्ड कन्वेंशंस। अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू न्यू आईपैक रूल्स, इसको क्या बोलेंगे? जो इसमें डोनर साइड कार्बन है और इसमें डोनर साइड नाइट्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइनाइडो। साइनाइडो, साइनाइडो सी ऐसे लगा देंगे, लास्ट में डैश लगा के सी लगा देंगे। ये सी क्या बता रहा है? कि कार्बन साइड से डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर साइनाइडो आइसोसाइनाइडो बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों को साइनाइडो बोलेंगे। हाँ, साइनाइडो, साइनाइडो यहाँ पर कार्बन से डोनेट कर रहा है तो साइनाइडो सी, यहाँ पर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो साइनाइडो एन। समझ गया ये चीज? अब यहाँ पर साइनाइडो आइसोसाइनाइडो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसी तरह नेक्स्ट दिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब तो नाम याद रखना जरूरी है। एक होता है एनसीएस और एक एसियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक को बोलते हैं, जैसे देखो इसको क्या बोलेंगे? थायो आ जाएगा, थायोसाइनाइटो। यहाँ पर क्या है? थायोसाइनाइटो। और किससे? सल्फर साइड से डोनेट कर रहा है, इसलिए सल्फर लगा देंगे लास्ट में, एस। इसको क्या? थायो, इसको क्या बोले? थायोसाइनाइटो और एस। यहाँ पर थायोसाइनाइटो इसको भी बोलेंगे, बट ये नाइट्रोजन साइड से देगा इसलिए एन आ जाएगा। तो ये सब नाम याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर P3 माइनस, इसको बोलते हैं फोस्फाइड आयन, तो फोस्फाइडो। फिर फोस्फेट, फोस्फेटो। CN2, ये ध्यान रखिएगा, CN2 2 माइनस, इसको बोलते हैं साइनामाइडो, साइनामाइडो। इसी तरह से ये भी ध्यान रखना है, NH2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? एमाइडो। इसी तरह एक है NH2 माइनस, NH2 माइनस, इमिडो बोलते हैं उसको, इमिडो। इतना रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट, ये सब में ये सब का नाम ध्यान रखना जरूरी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब का नाम, ये सब हो गया, ये सब नाम याद रखना जरूरी है। ये अमाइडो। चलो तो ये कर लोगे, एनायनिक लिगेंड। फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का कुछ नाम तो बता ही दिया मैं आपको। न्यूट्रल लिगेंड जैसे एक्वा हो गया, डाईऑक्सीजन्स, डाइनाइट्रोजन्स, इथाइलिन डाइमीन, बार बार बोलते आ रहा हूं। तो जैसे एनो को नाइट्रोसिल अभी बताया था, कार्बोनिल, अमाइन, अमाइन होता है, ये ध्यान रखना है, अमाइन। फिर ये देखिए एक नया है, ये भी ध्यान रखना है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ये PH3 क्या है? फोस्फीन है। तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन को हटाकर PH3 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो ये सब कर लोगे न्यूट्रल लिगेंड। इसी तरह केटानिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर केटानिक लिगेंड। केटानिक लिगेंड आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। इसी तरह जैसे केटानिक लिगेंड में जैसे NO प्लस, NO, अगर NO था तो नाइट्रोसिल बोले थे और प्लस ला दिए तो इसके नाम के लास्ट में IUM आता है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिलियम, या नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम भी बोला जाता है। तो दोनों ध्यान रखोगे। जैसे Cl प्लस को क्लोरोनियम, ये जैसे देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। तो अभी हम अगर N2H5 प्लस कर दिए तो हाइड्राजीनियम, अगर N2H6 होगा तो हाइड्राजीन, अगर एक हाइड्रोजन हटाकर प्लस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। केटानिक लिगेंड हो गया ना? हाँ, N2H4, अच्छा ये 4 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर 5 लिखा गया ना, तो उसको चेंज कर लेना। चलो तो ये कर लोगे लिगेंड वाला काम। बार बार लिखना है, कॉपी, बार बार बोलता हूँ कि जब भी पढ़ो तो एक कॉपी लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, उसका नाम लिखो, उसके बगल में लिखो तो ज्यादा याद होगा, उससे माइंड भी डाइवर्जेंस कम होता है। अगर हम कोई चीज लिख कर पढ़ते हैं तो वो जो रेट ऑफ गेनिंग होता है ना, दैट इज फास्टर। और जैसे अगर हम एक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो दिमाग हमेशा इतना इतना क्या बोलते हैं, तेज होता है, या इधर उधर डाइवर्ट करने में इतना होता है, तुरंत दिमाग क्या होगा, इधर उधर डाइवर्ट कर जाएगा, हम कुछ दूसरे जगह चले जाएंगे, ये काम करना नहीं चाहता। तो इसको काम करते रहे दिमाग, इसलिए हमको लिख लिख के पढ़ना है। कुछ लिख लिख के पढ़ोगे तो क्या होता है ना, लिख लिख के ज्यादा याद होगा।
हम लोग खाने में इतना प्रैक्टिस हो गए हैं, अगर मान लो लाइट नहीं भी रहेगा तो खाना मुंह में ही जाएगा। तो ये हाथ देखो कि हम लोग इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं। जैसे ये भी देखोगे कि जैसे मान लो कि लाइट नहीं है तो नल वगैरह जो होता है, आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ वहां पर ही टच करोगे जहां पर नल रहेगा। तो ये सब लिखने का कमाल, ये सब आपको, ये जो हम लोग हाथ से इतना काम करते हैं उसका ये सब यूज है। तो इसलिए कोई भी चीज पढ़ो तो लिख कर पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जो रेट ऑफ गेनिंग होगा दैट विल बी ऑलवेज मच मच हायर देन अगर हम कोई चीज रीडिंग ओनली करते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी क्या होता है उसको पढ़ लो एक बार। कितना लोन पेयर देगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल विथ लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको डेंटिसिटी बोलते हैं। इसी तरह क्या हो गया, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब जिसका डेंटिसिटी एक होगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा। कुछ एग्जांपल लिख दिया गया जैसे वाटर, अमोनिया, CO, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड जिसका डेंटिसिटी 2 होगा, मतलब एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा। इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक सिमेट्रिक बोलते हैं और दूसरा अनसिमेट्रिक। दूसरा, एक पहला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, मतलब उसमें डोनर एटम, पहला सिमेट्रिक का परिभाषा है, डेफिनेशन है, डोनर एटम सेम होना चाहिए, एक ही तरह का डोनर एटम होना चाहिए। और दूसरा, उसमें POS होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। एक ऐसा प्लेन अगर उसके थ्रू हम कट करेंगे तो लेफ्ट राइट विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे कुछ सिमेट्रिक लिगेंड, देखो सिमेट्रिक लिगेंड को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी से ध्यान रखो, मोनोडेंटेड लिगेंड को हम जनरली ABC, स्मॉल ABCD ये सब से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कहाँ हेल्प करेगा, आइसोमेरिज्म्स में। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड को हम या तो A या AB डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, AB से रिप्रेजेंट करते हैं। AB क्या बताता है, AB बताता है मोनोडेंटेड। ये AB क्या बताता है, ये सिमेट्रिक लिगेंड है। सिमेट्रिक लिगेंड मतलब क्या, जिसका सेम डोनर, सेम टाइप का डोनर एटम्स हो और साथ ही साथ उसमें POS हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। और ये AB क्या है, ये एक अनसिमेट्रिक लिगेंड है। हाँ, ये भी बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड, बट इसमें डोनर एटम डिफरेंट होगा और साथ ही साथ इसमें POS नहीं होगा। तो ये सब आपको ध्यान अभी से रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल, यहाँ पर देखो एग्जांपल लिख रहा हूं। ये क्या है, इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन में देख रहे हो कि यहाँ पर भी NH2 नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर और साथ ही साथ इसमें POS भी है। तो ये कैसा है, ये सिमेट्रिक लिगेंड है, सिमेट्रिक लिगेंड है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन। और हम लोग इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसको कभी कभी इस तरह से भी दिखाया जाता है, अभी से ध्यान रखें, इस तरह से भी दिखाया जाता है। ये बीच में क्या, CH2 और ये NH2 दूसरा, जैसे अगर इसका एग्जांपल दूं तो ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन किसको बोलते हैं, ग्लाइसिन, दिस वन इज ग्लाइसिन, आप लोग पढ़ते हो बायोलॉजी में, जो ग्लाइसिन बोलते हैं। तो ग्लाइसिनेटो ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, AT आता है। तो AT लाने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो, एटो, कार्बोनेटो, इस तरह का फीलिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर O माइनस कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। यहाँ पर देख सकते हो इसमें कोई भी POS वगैरह नहीं है। यहाँ पर 2 डिफरेंट डोनर एटम्स है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन तो एक डोनर एटम ऑक्सीजन। इसलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB से रिप्रेजेंट करेंगे। अनसिमेट्रिक लिगेंड को AB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह और एक लिगेंड है जैसे ऑक्जेलेटो, ये भी ध्यान रखना है, इसको ऑक्जेलेट बोलते हैं। इसमें भी देखो डोनर एटम ऑक्सीजन और साथ में POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो, और इसको हम OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्जेलेटो को OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इथाइलिन डायमीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर हम ऑक्जेलेटो के ऊपर चार्ज देखें तो कितना होगा, -2 चार्ज। तो ये सभी ध्यान रखना है।
यहाँ पर बताओ इथाइलिन डाइमीन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ग्लाइसिनेटो के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1। तो ये चार्ज भी ध्यान रखना है। इसी तरह एक और ACAC, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो लिखा गया एसिटाइल एसीटेनोटो। तो ये क्या एसिटाइल एसीटेनोटो, देखो अगर आपको पता हो तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। और यहाँ पर क्या एसीटोन लगा दो, पहले एसीटोन लगा दो, इसको बोलते हैं एसीटोन। अगर यहाँ पर CH3 कर दूं तो एसीटोन होगा, कैसे याद रखेंगे समझो। पहले यहाँ पर CH2 कर दूंगा तो क्या इथाइल एसीटोन, क्या इथाइल एसीटोन। बट आप ऐसे समझो इसको, क्या करें, इस हाइड्रोजन का टॉटोमेरिज्म करा दें। टॉटोमेरिज्म समझते हो, समझा इतना। और फिर बेसिक मीडियम में क्या होगा, O- होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटिनेटो। समझा कैसे याद रखोगे, इसको ACAC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है डाइपिरिडीन। 2 पिरिडीन ग्रुप को हम जोड़ दिए हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, ये सब पढ़ोगे आगे तक नोमेनक्लेचर तक आप पढ़ लोगे, आगे नोमेनक्लेचर तक है ना। नोमेनक्लेचर तक पढ़ लोगे, नोमेनक्लेचर तक हम अगले क्लास में भी होगा, नोमेनक्लेचर तक कवर करो और क्वेश्चंस बनाओ।